Assalamu alaikum. Welcome back to the Accountancy Union. Hope you all are doing great. Okay. Today we will start our new chapter, that is chapter 11. हम लोग चैप्टर 10 तक F1 का कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं. चैप्टर 11 स्टार्ट करते हैं. चैप्टर 11 इज बेसिकली गवर्नेंस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बिजनेस. मींस गवर्नेंस हम कह सकते हैं कि जो गवर्नेंस मींस आप ये ले सकते हैं कि लाइक रूल्स रेगुलेशंस. हम इसको रूल्स रेगुलेशंस कह सकते हैं कि हाउ टू गवर्न अ कंपनी, हाउ टू रूल अ कंपनी, मतलब कंपनी के अंदर कैसे कैसे काम किए जाते हैं और कंपनी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स कि सोसाइटी के बेनिफिट के लिए कंपनी को क्या क्या करना पड़ता है. मीन्स कि कंपनी को एथिकली बिहेव करना है और कंपनी को सोसाइटी के लिए इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करना. जैसे बहुत सारी कंपनीज होती हैं, ये जैसे कंस्ट्रक्शन की कंपनीज होती हैं या दूसरी कंपनीज होती हैं जहाँ पे केमिकल्स वगैरह बनाए जाते हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, तो वो अपना जो वेस्टेज वगैरह है वो कहीं पे ऐसी जगह पे ना फेंके जहाँ पे के इन्वायरमेंट डैमेज वगैरह हो. तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बिजनेस, बिजनेस के अंदर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. एंड गवर्नेंस, गवर्नेंस मीन्स हम रूल कैसे करेंगे कंपनी के अंदर, कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस कैसे चलते हैं. तो ये सारी चीजें हमने इसके अंदर डिस्कस करनी है. तो स्टार्ट करते हैं फॉर्मली अपना चैप्टर. गवर्नेंस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बिजनेस. चैप्टर के अंदर हमने ये पढ़ना है कि सेपरेशन बिटवीन ओनरशिप एंड कंट्रोल. सेपरेशन बिटवीन ओनरशिप एंड कंट्रोल मींस के ओनरशिप, जो कंपनी का ओनर है वो कैसे सेपरेट है, और जो कंट्रोल मींस कंपनी के चलाने वाले लोग जिनके हाथ में कंपनी का सारा प्रोसेस है, प्रोसीजर्स हैं, वो कैसे सेपरेट हैं. ये सारी चीजें पढ़ेंगे. एजेंसी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का रिलेशनशिप विद द एजेंसी, कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की इम्पोर्टेंस क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए क्या क्या करना चाहिए, इज इट इम्पोर्टेंट फॉर बिजनेसेस. फिर आगे और चीजें देखेंगे कि उनके लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेस्ट करने के लिए क्या क्या बिजनेसेस कर सकते हैं, और ये सारी चीजें हमने डिस्कस करनी है. चैप्टर हम स्टार्ट कर लेते हैं. चैप्टर हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस है. कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट हम किस चीज को कहते हैं. कॉर्पोरेट बेसिकली हम कंपनीज को कहते हैं. कंपनीज के को गवर्न कैसे किया जाएगा, मींस कंपनीज को चलाने के लिए क्या क्या कैसे कैसे लोगों की डिवीजन होगी, कौन कौन होगा, ये सारी चीजें हमने इसके अंदर पढ़नी है. तो गवर्नेंस के अंदर, गवर्न के अंदर रूल्स रेगुलेशंस, कौन कौन सी लोग, कमेटीज कौन कौन सी होंगी. जैसे फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि कंपनी को चलाने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जरूरत होती है. फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से कौन कौन से जो एग्जेक्टिव्स हैं, कौन कौन से नॉन एग्जेक्टिव्स हैं, कौन कौन से अदर कमेटीज हैं, वो सारी हम कमेटीज के अंदर आज चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप चैनल पे आए तो एटलीस्ट चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे और आप उससे फैसिलिटेट हों. और अपने फेलोज को भी रिकमेंड किया करें. अगर आपको कुछ एक वर्ड या कुछ एक चैप्टर भी यहाँ से समझ आता है तो आप किसी और को भी ये सजेस्ट कर दिया करें. थैंक यू सो मच. स्टार्ट करते हैं. सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. सेपरेशन किस चीज को हम कहेंगे. सेपरेशन मींस के डिफरेंट कैसे है ओनरशिप एंड कंट्रोल. ओनरशिप मींस ओनरशिप जो कि कंपनी को ओन कर रहा है, यानी कि किसकी कंपनी है. ओनर इज अ डिफरेंट एंड मैनेजमेंट इज डिफरेंट. मैनेजमेंट वो लोग होते हैं. मैनेजमेंट वर्ड कहाँ से आया है. मैनेजमेंट वर्ड आया है मैनेजर से. ठीक है. मैनेजर जो लोग मैनेज करते हैं, मैनेज मीन्स चलाते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, कंपनी के काम वगैरह सारा कुछ देखते हैं. ओनर, ओनर कोई भी हो सकता है. लेट सपोज अगर मेरे पास 10 मिलियन है, मैं इन्वेस्ट करती हूँ, मैं ओनर हूँ, बट मेरे पास वो स्किल्स नहीं है कि मैं वो मैनेज भी बिजनेस कर सकूँ, तो मैंने आगे लोग हायर कर दिए, अपनी टीम हायर कर दी है जो कि बिजनेस को रन कर रही है. तो दैट विल बी मैनेजमेंट. तो ये चीजें हमने देखनी है. Separation of ownership and management refers to the situation in a company where the people who own the company means owner. Owner कौन होते हैं, हमने पीछे पढ़ा था स्टेक होल्डर वाले चैप्टर में. शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, जो कि कंपनी के शेयर्स को होल्ड किए हुए हैं.
who owns the company are not same people as who are run the company। अब आप देखें, जो लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, यानी कि जिनको आप अपने सीनियर पोजीशंस पे बिठाते हो, सीईओ हो गए, सीएफओ हो गए, जो कंपनी के बड़े बड़े रूल्स बनाते हैं, कंपनी के लिए आगे क्या क्या फ्यूचर में होगा, पॉलिसीज बनाते हैं, वो लोग कंपनी के ओनर नहीं होते। आपने उनको हायर किया हुआ होता है फी के ऊपर, यानी कि सैलरी के ऊपर, या कुछ एक अमाउंट, हैंडसम अमाउंट के ऊपर, जो कि आपकी कंपनी को चला रहे होते हैं। अब ओनर और जो मैनेजमेंट है, दोज आर डिफरेंट थिंग। दोनों चीजों के अंदर डिफरेंस है। दिस सिचुएशन टेंड्स टू अकर इन लार्ज कंपनीज। अब ऐसा नहीं होता कि हर, आप ये कहो कि हर बिजनेस के अंदर ऐसा होगा, नहीं। हमने चैप्टर 2 के अंदर पढ़ा था कि जो बिजनेसेस होते हैं, आपने FA1 में पढ़ा होगा, MA1 में भी मैंने ये पढ़ाया हुआ है, MA1 की वीडियोस के अंदर हमने ये चीज पढ़ी थी कि जो बिजनेसेस होते हैं उनकी टाइप्स होती हैं। बिजनेसेस के अंदर बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, यानी कि सोल ओनर की बेस पे होता है बिजनेस, आपने पढ़ा हुआ है सोल। फिर सोल प्रोप्राइटरशिप जो होता है, सोल ओनर, फिर आपने पढ़ा हुआ है पार्टनरशिप, देन आपने पढ़ा हुआ है कंपनीज, ठीक है। तो ये टाइप्स होती हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर ओनर एंड मैनेजमेंट बोथ विल बी सेम, वो दोनों सेम हो सकते हैं, यानी कि जो ओनर है वो ही चला रहा है, उसको जरूरत नहीं है आगे मैनेजर्स रखने की, तो उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन ये जो सेपरेशन होगी, जो बड़े बड़े लेवल्स बनते हैं, हायरार्की जिसे हम कहते हैं बेसिकली, ये जो बनती है, ये किस चीज में बनती है? ये बनती है जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, लार्ज कंपनीज, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वेयर देयर मे बी मेनी एक्सटर्नल शेयर होल्डर, जहां पे एक शेयर होल्डर, एक ओनर नहीं होता, जहां पे मल्टीपल ओनर्स होते हैं, थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ ओनर्स होते हैं, हु प्ले नो रोल इन डे टू डे रनिंग। अब जो डे टू डे रनिंग एक्टिविटीज का मतलब ये है कि जैसे प्रोडक्शन हो रही है, कोई प्रोडक्शन कंपनी है, वो डे टू डे के अंदर जो प्रोडक्ट्स बन रही हैं, उसके अंदर वो शेयर होल्डर आके नहीं देख रहा कि क्या काम हो रहा है, प्रोडक्ट कैसे बन रही है, कितना मटेरियल यूज हो रहा है, कितना लेबर लग रहा है, नो। वो लोग कौन देख रहे हैं? वो मैनेजमेंट देख रही है। तो बेसिकली डिफरेंट तरह के ओनर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपना पैसा डालते हैं और आगे कंपनीज किसी और से चलवाते हैं, तो ये सेपरेशन होती है, यानी कि ओनरशिप एक सेपरेट थिंग है और मैनेजमेंट सेपरेट थिंग है। जैसे हम लोगों ने पीछे पढ़ा भी था कि जो कंपनीज होती हैं, वहां पे कंपनी, यानी कि जो कंपनी की आइडेंटिटी है, बिजनेस की आइडेंटिटी और ओनर की आइडेंटिटी, बोथ आर डिफरेंट। अच्छा, दिस सेपरेशन कैन ब्रिंग्स बेनिफिट्स फॉर बोथ पार्टीज। अब ऐसा नहीं होता कि ओनर सेपरेट है और मैनेजमेंट सेपरेट है तो फायदा सिर्फ किसी एक बंदे को होगा, नहीं, बोथ पार्टीज के लिए। यानी कि मैनेजमेंट अच्छा परफॉर्म करेगी तो अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे, कंपनी के लिए मैनेजर्स अच्छा करेंगे तो शेयर होल्डर को भी फायदा होगा, तो दोनों को फायदा होता है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ वन वे है, नहीं, ये टू वे प्रोसेस है। स्पेशलिस्ट जो मैनेजर है, अब लेट सपोज मैंने आपको एग्जांपल दी कि मेरे पास वो स्किल्स नहीं है जो कि किसी बिजनेसमैन के पास है, और लेकिन मेरे पास पैसा है तो मैं उसको इन्वेस्ट कर सकती हूँ, यानी कि उसको हम इन्वेस्ट कर लें, लेकिन आगे हम लोग हायर कर लें जिनके पास अच्छे स्किल्स हैं, जिनके थ्रू हम अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकें। स्पेशलिस्ट मैनेजर कैन रन द बिजनेस मोर एफिशिएंटली देन दोज हु ओन द कंपनी। जैसे मैं अगर कंपनी को ओन कर रही हूँ तो मेरे पास माइट बी पॉसिबल वो स्किल्स ना हो जो कि एक अच्छे मैनेजर के पास हो, तो जो मैनेजर होगा वो अच्छी तरह कंपनी रन करेगा, तो मींस कंपनी के ओनर को फायदा होगा। और मैनेजर को क्या फायदा होगा? मैनेजर कैन नॉट पर्सनली कंट्रीब्यूट ऑल द कैपिटल नीडेड टू रन द बिजनेस। कैपिटल मींस इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो मैनेजर है, जो मैंने मैनेजर हायर किया, उसके पास शायद इतना पैसा नहीं है कि वो इन्वेस्टमेंट कर सके, लेकिन उसके पास स्किल्स हैं। So they have to bring external capital from investor who often have no interest in day-to-day operations of the company। तो मैनेजर के पास ये स्किल्स हैं कि मैनेजर बाहर से और शेयर होल्डर्स को अट्रैक्ट करें, या बिजनेस को अच्छा दिखाएं, बिजनेस को अच्छा बनाएं, ताकि बाहर से और लोगों की इन्वेस्टमेंट आए, ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, बड़े लेवल पे बिजनेस होगा, मल्टी नेशनल लेवल पे जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि वो सक्सेसफुल होगा और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ये बेसिकली सेपरेशन एंड कंट्रोल का बेसिक कॉन्सेप्ट है। However, there is a risk that directors may run the business in their own interest। ओके, अब हम लोग आने वाले हैं कॉन्सेप्ट एजेंसी प्रॉब्लम के ऊपर। एजेंसी प्रॉब्लम को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एजेंसी रिलेशनशिप क्या होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स को ये चीज नहीं पता होती कि व्हाट इज एजेंसी रिलेशनशिप।
एजेंसी रिलेशनशिप कहते हैं कि इसका एजेंट एंड प्रिंसिपल का रिलेशनशिप। अब आपने इसको समझना है, एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशनशिप। क्या रिलेशनशिप? प्रिंसिपल वो बंदा है जो कि बेसिकली कैपिटल लगा रहा है, यानी कि जो पैसा दे रहा है। एजेंट वो बंदा है जो इसके लिए काम कर रहा है, इस प्रिंसिपल के लिए काम कर रहा है, और इन दोनों के ताल्लुक को, जो कि एक दूसरे, एक पैसा लगा रहा है और दूसरा उस पैसे के लिए काम कर रहा है, इस रिलेशनशिप को एजेंसी रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है। अब होता क्या है, प्रॉब्लम तब आती है, एजेंसी प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट आया है तो प्रॉब्लम तब आती है। अब आप ये समझो कि एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल मीन्स कोई भी पर्सन है, ठीक है, प्रिंसिपल है और एक एजेंट है। अब एजेंट को काम किसके लिए करना है? प्रिंसिपल के लिए, क्योंकि प्रिंसिपल ने कैपिटल दिया है, यानी कि पैसा उसने ही सारा बिजनेस में लाया है। अगर एजेंट इसके बेनिफिट के लिए काम करेगा तो एजेंट को भी बेनिफिट होगा, यानी कि वो इसके लिए अच्छी सैलरी करेगा, अदर बेनिफिट्स देगा, मे बी वो उसको अपार्टमेंट दे दे, मे बी उसको गाड़ी दे दे, बहुत सारी और फैसिलिटीज, सैलरी इंक्रीमेंट दे दे, पोजीशन प्रमोशन की दे दे। बट प्रॉब्लम तब आती है जब एजेंट्स सेल्फ बेनिफिट को ले आते हैं। सेल्फ बेनिफिट, सेल्फ बेनिफिट की बहुत सारी रीजन होती है, जरूरी नहीं है कि सेल्फ बेनिफिट सिर्फ तब आता है जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो। नहीं, हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है कि प्रिंसिपल भी आपके लिए वो फैसिलिटीज जो आप डिजर्व करते हो वो नहीं दे रहा होता, तब आप सेल्फ बेनिफिट पे चले जाते हो, या कोई भी और रीजन हो सकती है, लालच आ सकती है, कोई भी चीज हो सकती है। अब सेल्फ बेनिफिट का मतलब ये है कि आप पैसा तो इसी का यूज कर रहे हो, लेकिन उसमें से जो प्रॉफिट या कोई भी चीज कर रहे हो, यानी कि जो उस बिजनेस उसके लिए काम कर रहे हो, उसमें ज्यादा बेनिफिट आप सेल्फ के लिए रख रहे हो, सेल्फ इंटरेस्ट आ रहा है। हो सकता है आप ज्यादा प्रॉफिट बना रहे हो लेकिन शो नहीं करा रहे, हो सकता है कि आप कंपनी के लिए अच्छा नहीं कर रहे लेकिन अपनी जात के लिए अच्छा कर रहे हो। उस प्रॉब्लम को कहते हैं एजेंसी प्रॉब्लम, जहाँ पे सेल्फ बेनिफिट आना शुरू हो जाता है, जहाँ पे दोनों के ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट होना शुरू हो जाते हैं। देयर ऑन इन अब यहाँ पे आप इस चीज को, इस पैराग्राफ को समझें। देयर इज अ रिस्क दैट द डायरेक्टर्स में रन द बिजनेस। डायरेक्टर कौन है? एजेंट्स हैं, ठीक है। डायरेक्टर कौन है? एजेंट्स। प्रिंसिपल शेयर होल्डर होगा। देयर ओन इंटरेस्ट, अपने पर्सनल जाती मफाद के लिए काम करना शुरू कर देते हैं, रादर देन दोज हु शेयर होल्डर्स एंड स्टेक होल्डर। इसके बजाय कि वो इस शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट के लिए काम करें, वो ओन इंटरेस्ट यानी कि अपने बेनिफिट के लिए काम करना शुरू हो जाते हैं। दिस इज रेफर्ड एज एजेंसी प्रॉब्लम। तो तब एजेंसी प्रॉब्लम आती है। नोट दैट स्मॉलर कंपनीज ऑफन डू नॉट हैव दिस इशू। जो छोटी कंपनीज है उसमें तो रिकॉर्ड और हर चीज खुद होती है, और नॉर्मली वहां पे एजेंट्स होते ही नहीं है, सिर्फ ओनर ही होता है और वही सारा कुछ खुद ही मॉनिटर कर रहा होता है, तो उन कंपनीज में प्रॉब्लम्स नहीं आते। ये प्रॉब्लम्स उन कंपनीज के अंदर आते हैं जो बड़ी कंपनीज होती हैं, जहाँ पे नंबर ऑफ एजेंट्स ज्यादा होते हैं, जहाँ पे हायरार्किकल लेवल्स ज्यादा होते हैं। जैसे हमने ये एक ट्राइएंगल पढ़ी थी कि स्ट्रेटेजिक मैनेजर हैं, टेक्निकल मैनेजर हैं, ऑपरेशनल मैनेजर हैं, लोअर लेवल एम्प्लॉयज हैं, तो लेवल्स हायरार्की बहुत बड़ी है, वहां पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो इन बड़ी कंपनीज के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं। As these organizations, the directors are also likely to own all the shares in the company, meaning that there is no separation of the ownership and control। वो ये हमें ये बता रहा है कि जो छोटे लेवल की कंपनीज होती है, यानी कि सोल सॉरी जो छोटे लेवल के बिजनेसेस होते हैं, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप है। सोल प्रोप्राइटरशिप आप चैप्टर 2 पे जाएं, चैप्टर 2 में हमने अच्छे से जो बिजनेस स्ट्रक्चर्स होते हैं वो पढ़ा था। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो था उसमें हमने पढ़ा था, इसके अंदर ओनर और डायरेक्टली एम्प्लॉयज होते हैं, ओनर और एम्प्लॉयज होते हैं। तो इसके अंदर तो कोई वो लेवल ही नहीं होता, सेपरेशन और कंट्रोल होता नहीं है कि कुछ फ्रॉड्स वगैरह हों या कुछ सेल्फ बेनिफिट आए। तो बड़ी कंपनीज में ज्यादा ये मसला आता है। टेस्ट इलिस्ट्रेशन नंबर 1। इलिस्ट्रेशन इज बेसिकली आपके कॉन्सेप्ट के लिए जो एक एग्जांपल दी हुई होती है। द सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, separation of ownership and management, the agency problem in a company. The director of a large quoted company may hold a board meeting and vote themselves huge salaries। अब आप यहाँ पे समझें, आप इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें कि प्रॉब्लम कैसे अराइज होती है। अब एक बड़ी कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स ने क्या किया है कि बोर्ड मीटिंग के अंदर, जो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बड़ी मीटिंग होती है जिसके अंदर सारे बैठते हैं, उसके अंदर उन्होंने क्या किया है, वोट देमसेल्फ ह्यूज सैलरी। अपनी सैलरीज के लिए उन्होंने ज्यादा वोट किया है कि हमारी सैलरी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, हमें बोनसेस ज्यादा मिलने चाहिए। इफ मॉडेस्ट
प्रॉफिटेबिलिटी टारगेट्स अचीव, मतलब अगर टारगेट अचीव होते हैं तो हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो, मतलब हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलने चाहिए, हमारी सैलरी बढ़नी चाहिए, हमारे बोनसेस इंक्रीज होने चाहिए, एंड कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स ग्रांटेड ईच ऑफ देम ह्यूज कंपनसेशन पेमेंट इफ दे आर डिसमिस। मतलब अगर किसी का किसी डायरेक्टर का कॉन्ट्रैक्ट है, कभी कभी डायरेक्टर समटाइम्स कॉन्ट्रैक्ट पे भी हायर होते हैं, मतलब आपको 2 इयर्स का या 1 इयर्स का या 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट भी दिया जाता है, कुछ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हो सकते हैं, जैसे आपके ऑडिटर्स हो सकते हैं या कोई भी, तो वो कहते हैं कि अगर डिसमिस किया जाएगा तो उनको एक लार्ज अमाउंट ऑफ कंपनसेशन मिलेगी। तो ये देखें, ये आप वो सेल्फ बेनिफिट का सोच रहे हैं। दीज आर इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द डायरेक्टर। ये डायरेक्टर अपना फायदा कर रहे हैं, मतलब अपनी सैलरीज बहुत ज्यादा कोट करके बता रहे हैं अपना फायदा, कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा तो हमें एक ह्यूज अमाउंट की कंपनसेशन मिलेगी, यानी कि वो अपना फायदा देख रहे हैं, बट नॉट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स who own the company and whose interest is the director are meant to be working। मतलब कंपनी के ओनर्स का है कि डायरेक्टर्स काम करें, उनको सैलरीज मिलेंगी नो डाउट, बट डायरेक्टर सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारी सैलरीज बहुत ज्यादा हो। इस टाइम पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि एक इंटरेस्ट डिफरेंट हो रहा है, एजेंसी प्रॉब्लम कहते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ डायरेक्टर नॉट ऑपरेटिंग इन द कंपनी बेस्ट इंटरेस्ट कैन बी सॉल्व बाय aligning the interest of the directors and interest of the company. For example, the director could be paid a small basic salary and bonus depending on the growth in the profit achieved. Director could be paid partly in the shares to make themselves shareholders so that they have a direct interest in the share price. The level of dividends। अब वो क्या कह रहा है कि प्रॉब्लम यहाँ पे जो है उसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो इस तरह सॉल्व, मतलब हम कह सकते हैं कि हम इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं कि उनको इंटरेस्ट को डायरेक्टर को ऐसे हम बोल दें कि अगर आप प्रॉफिट ज्यादा अचीव करोगे तो हम आपको उसके बदले में सैलरी नहीं देंगे, बल्कि उसके बदले में हम आपको कंपनी के शेयर देंगे। उस तरह क्या होगा कि डायरेक्टर्स भी उसी कंपनी के ओनर्स बनते जाएंगे, तो वो फिर ज्यादा फ्रॉड वगैरह, या फिर हम कह सकते हैं कि वो ज्यादा डिमांड नहीं करेंगे, बस उनका लिंक फिर उनका इंटरेस्ट हो जाएगा कि शेयर प्राइस हमें मिले, हमारी अच्छी होगी, डिविडेंड्स हमें अच्छे मिलेंगे। ये वाली पॉलिसी होगी तो इसका मतलब ये कि एजेंसी प्रॉब्लम कम होगी, क्योंकि आप खुद देखो कि जिस कंपनी के अंदर वो सैलरी ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, उसी कंपनी के अंदर आपने उनको कहा है कि आप अच्छा प्रॉफिट अचीव करोगे, टारगेट अचीव करोगे तो हम आपको शेयर्स में पार्टिसिपेट देंगे, यानी कि इस उस प्रॉफिट के बदले में जो आपकी सैलरीज बन रही होंगी या इंक्रीज हो रही होंगी वो शेयर्स दे देंगे। अब होगा क्या, जब शेयर्स मिलेंगे तो इट मीन्स कि उनका इंटरेस्ट भी शेयर्स में होगा, शेयर प्राइस में होगा, डिविडेंड पे होगा। डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर्स, तो वो भी शेयर होल्डर्स को ही मिलेगा। तो इट मीन्स कि वो फिर इस प्रॉब्लम को रिड्यूस कर सकते हैं, यानी कि उनका इंटरेस्ट भी फिर कंपनी ओनर बनते जाएंगे तो कंपनी के लिए वो कुछ बुरा नहीं सोचेंगे। वो कि आप लोगों को ये समझ आई होगी। द सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट रेफर्स टू द फैक्ट दैट ओनर ऑफ अ कंपनी आर ऑलवेज डिफरेंट पीपल टू द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? मैंने आपको जब भी F1 के क्वेश्चन कराए हैं तो मैंने आपको यही बताया है कि F1 का एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा किस चीज में, एक्सट्रीम स्टेटमेंट में। आपने मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स रॉन्ग होती हैं। आपने वर्डिंग पे फोकस करना है। F1 का पेपर पास करना सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स को अंडरस्टैंड करना है, यानी कि आपको उस लफ्जों की गेम को समझना आना चाहिए। द सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल, वो कह रहे हैं कि सेपरेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ कंट्रोल का मतलब ये है कि ओनर ऑफ द कंपनी आर ऑलवेज डिफरेंट पीपल फ्रॉम टू द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ऑलवेज हम नहीं कह सकते, अभी मैंने ऊपर आपको एग्जांपल दी कि सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, कंपनीज हैं, हमेशा ऐसा नहीं होता कि ओनर और मैनेजमेंट अलग अलग होंगे। जो बहुत बड़ी बड़ी, हमने ऊपर ये भी पढ़ा कि उन कंपनीज में होता है जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि लार्ज बहुत बड़े बड़े लेवल की कंपनीज होती है। छोटे लेवल की कंपनीज में तो ऐसा होगा ही नहीं। तो ऑलवेज का उसने वर्ड यूज किया मीन्स फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ऊपर हमने पहले पढ़ा कि कंपनी की ओनरशिप और कंट्रोल में डिफरेंस क्या होता है, यानी कि ओनरशिप इज अ डिफरेंट थिंग देन मैनेजमेंट। अब हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ने लगे। गवर्नेंस, टू गवर्न। गवर्नेंस का मतलब यह है कि टू गवर्न मीन्स टू रूल, कि आप रूल कैसे करोगे। आप ये देखोगे कि कंपनी को चलाने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए डायरेक्टेड एंड कंट्रोल,
कंपनी को डायरेक्शन देने के लिए और कंट्रोल करने के लिए क्या क्या चीजें बनाई जाती हैं। तो बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ सेट ऑफ प्रोसेसेस एंड पॉलिसीज, मैंने कहा ना, टू गवर्न, टू रूल हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन विल वर्क। लाइक हम ये कह सकते हैं कि कैसे उसको हम कंट्रोल करेंगे, कैसे हम उसको मॉनिटर करेंगे, डायरेक्शन कैसे देंगे। Set of processes and policies by which a company is directed, administrated and controlled। कंपनी डायरेक्ट कैसे होगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह कौन होंगे, मैनेजमेंट कैसे होगी, कंट्रोल कौन करेगा, कैसे प्रोसेसेस चलेंगे। includes appropriate role of board of director, BODs का रोल क्या होगा, of the auditor of a company and auditor of the company। कंपनी के BODs का क्या रोल होगा, जो सीनियर लेवल पे बैठे हुए उनका क्या रोल होगा, और ऑडिटर जो कि ऑडिट करने आएंगे, जो कि देखेंगे कि काम में कोई फ्रॉड नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनका क्या रोल होगा। ओके, डिफरेंट तरह की डेफिनेशन हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। डेफिनेशन जैसे हम ये कहते हैं कि हर एक इंसान के माइंड में या हर एक पर्सन का ओपिनियन किसी भी बात के बारे में डिफरेंट हो सकता है, यानी कि मेरा ओपिनियन किसी भी टॉपिक के ऊपर डिफरेंट हो सकता है। तो डेफिनेशंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कंसीडर टू फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो बेसिकली इन लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने डेफिनेशन दी है, लेकिन इन्होंने एक फॉर्मल दो डेफिनेशन कैप्लन ने उठाई हैं, जो कि एक तो कैडबरी रिपोर्ट फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस ने 1992 में दी थी, और एक ओईसीडी ने दी थी प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस 2004 के अंदर। पहली आप अगर देखें तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज द सिस्टम विच बाय विच कंपनीज आर डायरेक्टेड एंड कंट्रोल। ऊपर जो हमने पढ़ा वही दो चीजें ये यहाँ पे भी बता रहे हैं, ऑलमोस्ट डेफिनेशन सेम ही है, जो हम पढ़े वही ही बनता है, दोनों डेफिनेशन में वही कॉन्सेप्ट आएगा जो हम ऊपर क्लियर ऑलरेडी कर चुके हैं। द कैडबरी रिपोर्ट द फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस 1992 जो रिपोर्ट हुई कैडबरी रिपोर्ट, उसके अंदर ये डेफिनेशन बताएगी। Then other definition is corporate governance involve a set of relationship between company's management, its board, its shareholder and other stakeholder। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोनों बातों का मतलब एक ही है कि आपका क्या रिलेशनशिप है, आपके रूल्स क्या होंगे, आपके काम करने का तरीका क्या होगा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस आल्सो प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर which through which the objective of the company are set and the means of obtaining those objective and monitor performance आर डिटरमाइंड। तो ये कि परफॉर्मेंस कैसे चेक होगी। ऊपर हमने पढ़ा डायरेक्टेड एंड कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब यही है कि चेक हम करेंगे परफॉर्मेंस किस टारगेट पूरे हो रही है नहीं, तो ऑलमोस्ट कंट्रोल वहीं से पता चल जाएगा। यहाँ पे भी कैसे कैसे परफॉर्मेंस डिटरमाइन हो रही है, काम कैसे हो रहा है। The main recommendation of the best practice in effective corporate governance tends to include the following areas। जो मेन रिकमेंडेशन है वो क्या क्या है। सबसे पहले मेन रिकमेंडेशन के अंदर आप देखें तो मेंबरशिप ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बीओडीज दो तरह के होते हैं। आप पेपर के अंदर आप देख सकते हो कि बोर्ड ऑफ में कौन से लाइक हेड्स क्या होते हैं, नेट्स क्या होते हैं, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितने टाइप के होते हैं। बोथ एग्जेक्टिव एंड नॉन एग्जेक्टिव आपने याद रखना है। एग्जेक्टिव का मतलब टॉप लेवल के, जो हायर लेवल सीनियर लेवल के बीओडीज होते हैं वो बेसिकली एग्जेक्टिव और नॉन एग्जेक्टिव। नॉन एग्जेक्टिव और एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स कौन से होंगे, जो एग्जेक्टिव लेवल के होते हैं उनको हम कहेंगे हेड्स, एंड जो नॉन एग्जेक्टिव होंगे उनको हम नेट्स बोलेंगे। ठीक है, नॉन एग्जेक्टिव। हाउ डायरेक्टर्स रिम्यून, इसके अंदर क्या क्या डिसाइड होगा। पहले तो ये बात कि नेट्स और एड्स कौन कौन से होंगे, फिर हाउ डायरेक्टर्स रिम्यूनरेशन इज डिसाइडेड एंड डिस्क्लोज्ड। रिम्यूनरेशन को कहते हैं, रिम्यूनरेशन मींस सैलरी वगैरह पैकेजेस, जो इनकी सैलरी होगी, क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, वो कैसे डिसाइड होंगे, डिस्क्लोज कैसे होंगे, उनके लिए एक सेपरेट कमेटी बनाई जाती है जिसको हम रिम्यूनरेशन कमेटी कहते हैं। बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट, रोल ऑफ बोथ इंटरनल ऑडिटर और एक्सटर्नल ऑडिटर का क्या काम होता है वो डिफाइन होगा। इंटरनल ऑडिट जो बेसिकली इंटरनल प्रोसीजर्स को देखेगा, इंटरनल चेक को देखेगा, इंटरनली सारे रिकॉर्ड्स ठीक है या नहीं, हर रिपोर्ट ठीक है या नहीं। एक्सटर्नल ऑडिट उनकी रिपोर्ट्स को आके वेरीफाई करेगा, क्वालिफाई करेगा। हाउ द पब्लिक इज लेजिटिमेट स्टेक होल्डर, एज पब्लिक एक लेजिटिमेट यानी कि एक बड़ी स्टेक होल्डर है, जिसका जो जिस मतलब कंपनीज का सारा जो दारो मदार है वो पब्लिक के ऊपर ही है। हैज अ राइट टू नो द कंपनी इज बीइंग गवर्न, के हम लोग अगर किसी कंपनी के अंदर
जैसे अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो उसके अंदर जनरल पब्लिक में से कोई भी बंदा शेयर्स बाय कर सकता है, तो इट मीन्स हमारे पास वो राइट है कि हम ये जानें कि उस कंपनी के अंदर क्या हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये सारे प्रोसेसेस हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अगर आप लोग देखें तो नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर, नेड्स। नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर, while this company law refers only directors in general, two type of directors have emerged। दो तरह के डायरेक्टर्स इमर्ज होते हैं, दीज हु आर इन्वॉल्व इन डे टू। अब अब आप खुद अपने माइंड में किसी कंपनी या किसी बिजनेस का स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है, किसी कंपनी या किसी बड़े लेवल लार्ज ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाओ। अब आप खुद सोचो कि क्या जो कंपनी के डे टू डे, जो कंपनी के डे टू डे एक्टिविटीज को वहां पे लोग बैठे हुए मॉनिटर कर रहे होते हैं, यानी कि जो जैसे सीईओ सीएफओ वगैरह हैं जो कंपनी के अंदर ही बैठ के सारा कुछ देख रहे होते हैं, डे टू डे एक्टिविटीज को, हर एक चीज पे नजर, क्या वो लोग और जो कंपनी में कभी कभी आके विजिट करते हैं वो लोग बराबर है? नहीं। हर वक्त जो बंदे कंपनी की डे टू डे एक्टिविटीज में बैठे होते हैं, सिर्फ उनकी बेस पे कंपनी नहीं चल रही होती। कुछ लोग कंपनी में सिर्फ और सिर्फ विजिट के लिए आते हैं कभी कभी, जैसे नर्ड्स हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, वो डे टू डे ऑपरेशंस में नहीं आते, लेकिन वो सीनियर होते हैं, यानी कि जैसे एक्सटर्नल ऑडिटर वगैरह हैं वो लोग, हमने टैक्स कंसल्टेंट वगैरह हैं वो लोग हमने हायर किए हुए होते हैं ताकि हमारी कंपनी के अंदर बाकी चीजों को देख सकें कि स्मूथली सब कुछ हो रहा है या नहीं। जो तो डायरेक्टर्स डे टू डे रनिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि देखते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, उनको हम कहते हैं एड्स। एड्स एग्जेक्टिव डायरेक्टर, यानी कि डेली एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स आर नॉट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, वो कंपनी के एम्प्लॉयज नहीं है, बट उनको भी हमने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हुई है इस चीज की, वो एक्सटर्नल, यानी कि सिर्फ आके जैसे ऑडिट करना, यानी कि वो हमारी कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है, वो सिर्फ आके, ना ही उनके ऊपर कोई मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि कोई मैनेजरियल लेवल का काम है, जैसे मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करना, इस तरह का कोई काम उन्हें हमें नहीं दिया हुआ। दैट दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन डे टू डे रनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो डे टू डे एक्टिविटीज में नहीं आके परफॉर्म करते, बट उनको हमने ये कहा हुआ है कि ऑडिट करके आके हमें देखें, बताएं जो एक्टिविटीज हुई हैं, उनकी रिपोर्ट्स हमें यहाँ से चेक करके बताएं कि ठीक है या नहीं। हाउ एवर नेड्स टू अटेंड बोर्ड मीटिंग्स, वो बोर्ड मीटिंग्स अटेंड करते हैं, उनके वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन में हेल्प कर सकते हैं, वो कंपनी को बता सकते हैं स्ट्रेटेजिक लेवल, यानी कि लॉन्ग टर्म के डिसीजन में हेल्प कर सकते हैं। अब नेड्स का क्या होता है? अब आप यहाँ पे देखें, इस बुक के अंदर आपको ज्यादा फोकस नेड्स पे मिलेगा, एड्स पे इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि उसने बता दिया है कि वो डे टू डे ऑपरेशंस में, डे टू डे ऑपरेशन मतलब हर रोज जो कुछ कंपनी में होता है वो उधर ही बैठे हुए देख रहे होते हैं सारा कुछ, तो वो हमें आइडिया होना चाहिए। नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर हैव सेवरल की रोल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू द हिज रिपोर्ट 2003। दीज इंक्लूड, क्या क्या रोल्स होते हैं नेड्स के? आपको एग्जाम के अंदर इनमें से कुछ एमसीक्यूज आ सकते हैं, इसलिए आपने इनको अच्छे से देख के याद रखना है। सबसे पहले स्ट्रेटेजी, वो कोई भी कंस्ट्रक्टिव चैलेंज कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कोई भी स्ट्रेटेजी बनाने में हेल्प कर सकते हैं, यानी कि फ्यूचर के अंदर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी, आज से 10 साल बाद हमें कैसे अपने बिजनेस को बेहतर करने के लिए कुछ आइडिया चाहिए, कुछ मशवरा चाहिए, वो दे सकते हैं। परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, नेड शुड scrutinize the performance of management in meeting agreed goals and objectives and monitor senior management। मैंने आपको पहले बताया ये लोग डे टू डे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होते, बट इनको हम ये कहते हैं कि आप हमें आके चेक करके बताएं ये रिपोर्ट्स ठीक हैं, ये वाली। स्क्रूटनाइज का मतलब ये होता है जांच पड़ताल करना, जांच पड़ताल करना, जांच पड़ताल मतलब ये कि चेक करना कि हमारी कंपनी के अंदर सब कुछ ठीक हो रहा है या नहीं, जो गोल्स थे, जो टारगेट थे, वो मेट हुए हैं या नहीं, जैसे ऑडिट वाले लोग ऑडिट आके करते हैं। अच्छा, रिस्क, नेट्स शुड सेटिस्फाई themselves the financial information is accurate and financial control and systems of risk management are robust and defensible। मतलब रिस्क भी हमें चेक करके बता सकते हैं उनको, कहता है कि सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमारे पास है, सारे रिपोर्ट्स हमारे पास, जो भी कंपनी के ओवरऑल सारे ईयर्स के प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट, ट्रायल बैलेंस, एवरीथिंग, जैसे ऑडिटर को हम लोग देते हैं ट्रायल बैलेंस और जो भी चीजें उसको डिमांड होती हैं फॉर ऑडिट पर्पज, डिटेल्स हम सारी देते हैं। तो रिस्क
हमारे आने वाले टाइम में क्या है, क्योंकि सारे ईयर्स का डाटा उसके पास है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, तो वो ईयर्स को कंपैरिजन भी करके बता सकता है, एनालाइज करके कि किस ईयर में हमारी क्या पोजीशन थी, आने वाले टाइम में हमारी क्या पोजीशन हो सकती है। पीपल नेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ रिम्यूनरेशन फॉर एग्जेक्टिव। अब जो नॉन एग्जेक्टिव हैं वो, उनको ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है कि आप एग्जेक्टिव डायरेक्टर की रिम्यूनरेशन डिसाइड करें, आप बताएं उनका क्या रोल होगा, उनको कैसे हम अपॉइंट करें, उनको हम क्या क्या काम दें, उनको फ्यूचर की सक्सेशन के लिए क्या क्या प्लानिंग के लिए हम क्या क्या काम दें, तो वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभा सकते हैं। इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस का मतलब ये होता है कि एक बात आप यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि अगर कोई कंपनी का एम्प्लॉय होता है ना, तो वो उस कंपनी के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, वो उस कंपनी के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, मतलब ये तो उसको जो भी करना है वो कंपनी के हक में ही करना है, यानी कि उसके अंदर उसने कंपनी को ही देखना है। इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर शुड बी इंडिपेंडेंट, यानी कि उनको डिपेंड नहीं करना एज फार एज पॉसिबल, यानी कि वो अगर वो कंपनी के एम्प्लॉय या होंगे तो वो कभी भी कंपनी का ऑडिट नहीं अच्छे से कर सकेंगे, कभी भी वो कंपनी के जो ड्रॉबैक्स हैं वो नहीं रिपोर्ट कर पाएंगे, जो चीजें गलत हो रही हैं वो नहीं, वो उनकी किसी के साथ इंटरनली फ्रेंडशिप नहीं होनी चाहिए, ताकि वो प्रॉपरली अच्छे से हर एक चीज को रिपोर्ट कर सके, तो वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। जितना आप कोशिश करो कि वो इंडिपेंडेंट हो सकते हैं उतना इंडिपेंडेंट करो, इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट देयर ओवरसाइट रोल कैन बी कैरिड आउट एज इफेक्टिवली एंड रिस्पॉन्सिबली एज पॉसिबल। मैंने आपको पहले बता दिया कि आप उनको इंडिपेंडेंट रखोगे तो इट मीन्स कि वो अपने रोल को क्लियरली डिफाइन करेंगे। अगर लेट सपोज आपने किसी ऐसे बंदे को ऑडिटर रख दिया जो कि आपकी कंपनी के अंदर किसी के साथ किसी का फ्रेंड है या कुछ, तो वो हेजिटेट करेगा उसकी कुछ रिपोर्ट करने का, या शायद हो सकता है अकाउंटेंट के साथ उसका कुछ अच्छा रिलेशन है तो वो शायद उसको भी प्रॉपर रिपोर्ट ना करे। तो ऐसा ऑडिटर या ऐसा नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर आप हायर करो जो कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो। जैसे उसने बताया कि जैसे सिमिलर ऑडिटर इंडिपेंडेंट होता है, ऑडिटर बस आता है कुछ टाइम के बाद, बस वो आपसे जो भी अकाउंटेंट्स होते हैं उनसे सारी इंफॉर्मेशन लेता है, सारी रिपोर्ट्स लेता है और उसके ऊपर क्लियर कट जो रिपोर्ट एक्चुअल होती है वो बताता है, उसके ऊपर उसको कोई डर नहीं होता कि मैं ये रिपोर्ट जो कंपनी का ओनर है या शेयर होल्डर्स है उनको बताऊंगा तो मुझे कुछ प्रॉब्लम होगी, नहीं, वो सोली इंडिपेंडेंट बंदा होता है। और ये चीजें हम आगे चल के चैप्टर्स में डिस्कस भी करने वाले हैं। circumstances which are likely to impair a ned's independence include when a ned, क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, कैसे कैसे हम कह सकते हैं कि नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर इंडिपेंडेंट है। हैज बीन एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी इन लास्ट 5 years, मतलब अगर वो 5 साल से उस कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है तो वो इंडिपेंडेंट हो सकता है, लेकिन अगर वो एम्प्लॉय है तो फिर मुश्किल हो सकती है उसके लिए। हैज हैड अ मटेरियल बिजनेस इंटरेस्ट इन द कंपनी फ्रॉम लास्ट 3 year, अगर उसका कुछ कंपनी के अंदर मटेरियल इंटरेस्ट का मतलब यह है कि उसका भी कुछ कंपनी के अंदर पार्टिसिपेशन है, कुछ शेयर्स हैं उसके अंदर, या कंपनी से कुछ उसको बेनिफिट मिल रहा है, तो वो कभी भी कंपनी की प्रॉपर पॉजिटिव रिपोर्टिंग नहीं देगा, ट्रू पिक्चर नहीं लेके आएगा। पार्टिसिपेट्स इन द कंपनी शेयर ऑप्शन और पेंशन स्कीम, उसको कुछ कंपनी से पेंशन मिलने वाली मिलती है, या कंपनी का रिटायर्ड एम्प्लॉय है, या कंपनी की किसी कंपनी के शेयर्स उसने बाय किए हुए, तब भी वो कभी भी प्रॉब्लम आएगी कि ट्रू पिक्चर नहीं दे सकेगा। हैज क्लोज टाइज विद कंपनीज डायरेक्टर और सीनियर एम्प्लॉयज, मैंने आपको पहले अभी थोड़ी देर पहले इस कॉन्सेप्ट के आने से पहले ही ऊपर मैंने बताया, शायद उसकी कुछ किसी के साथ फ्रेंडशिप हो, किसी के साथ कोई क्लोज रिलेशनशिप हो, तो फिर उसके लिए मुश्किल होगा चीजों को रिपोर्ट करना क्लियरली। सर्व एज अ नेट्स फॉर मोर देन 9 years विद द सेम कंपनी, मतलब उसने किसी सेम कंपनी के अंदर 9 साल तक सर्व किया हुआ हो तब भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये इंडिपेंडेंस प्रॉब्लम आती है। Where any of these circumstances apply, the board of director nonetheless consider that the NEDS is independent। अगर ऊपर वाली कोई भी कंडीशन है तो इसका मतलब ये है कि आप कभी भी ये नहीं सोच सकते कि नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर इंडिपेंडेंट है, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। अदर रिकमेंडेशंस के अंदर उसने बताया कि अदर रिकमेंडेशंस क्या क्या है। एटलीस्ट हाफ ऑफ द बोर्ड शुड बी इंडिपेंडेंट, जो नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स हैं उसके अंदर अगर लेट सपोज आपने 7 बंदे रखे हैं तो लीस्ट 4 बंदे जो है वो 4 पीपल जो है इंडिपेंडेंट होने चाहिए, जिनका किसी के साथ कोई कंसर्न ना हो, वो जो इंडिपेंडेंटली हो के हर एक चीज को
रिपोर्ट करें, एक्सक्लूडिंग द चेयर ऑफ द बोर्ड हु इज ऑफन अ नेड। A similar company, a smaller company should have at least two independent नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर। जो बड़ी कंपनीज हैं उसके अंदर एटलीस्ट 4 होने चाहिए या हाफ होने चाहिए, 4 तो नहीं, मींस कि अगर 8 हैं तो हाफ 4। और अगर जो स्मॉल कंपनी है उसके अंदर एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। One of the independent NEDs should be appropriate appointed to be the senior independent director। मतलब एक बिल्कुल जो नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर है वो सीनियर होना चाहिए, यानी कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना आए काम करते हुए। दे आर अवेलेबल टू बी कंडक्टेड contacted by shareholders who wish to raise matters outside the normal executive channel of the communication। मतलब उसका कम्युनिकेशन शेयर होल्डर से डायरेक्ट अवेलेबल होनी चाहिए, वो वाले मैटर्स रेज करे जो मैटर्स नॉर्मली हाइड किए जाते हैं। तो ऐसा इंडिपेंडेंट बंदा जरूर होना चाहिए। इट इज ऑल्सो वर्थ नथिंग दैट good corporate governance recommends that the role of chair who is responsible for activities of the board such as appointing senior management, यानी कि नॉर्मली क्या होता है कि किसी कंपनी के अंदर एक सीनियर बंदा हायर कर दिया जाता है, जिसे चेयर भी कहते हैं, रोल ऑफ चेयर, यानी कि जो बोर्ड का चेयर पर्सन बड़ा पर्सन होता है वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है सारी एक्टिविटीज के लिए। मतलब उसके अंदर कुछ भी ऐसे काम ना हो रहा हो, शुड बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द सीईओ। सीईओ से वो डिफरेंट होता है, जो कि ये चीज देखता है कि जो चेयर होता है वो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है, ओवरऑल एक्टिविटीज बता रहा होता है कि उसके अंदर हर बंदा, मतलब जो नेड्स हैं वो इंडिपेंडेंट है या नहीं। सीएफओ, सीईओ जो कि बेसिकली डे टू डे एक्टिविटीज में होगा, तो वो तो डे टू डे एक्टिविटीज में जो बंदा इन्वॉल्व होता है वो तो फिर डिपेंडेंट 100% नहीं हो सकता। If one person holds both role, it will give them too much power and allow them individually dominate the running of the company। अगर एक ही बंदे को आप चेयर और सीईओ बनाएंगे तो उसके पास ज्यादा अथॉरिटी आएगी, ज्यादा डोमिनेंसी आएगी, तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। Executive directors and non-executive directors would typically be required to stand the re-election by shareholders every 3 years। मतलब आपको ये नहीं है कि आपने जो नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर रख दिए हैं वो लाइफ टाइम आपने कोई रख दिए, नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इलेक्ट किया करो उसको, मतलब री इलेक्ट करना चाहिए, दोबारा से इलेक्शन करा के आफ्टर 3 इयर्स बाद चेंज होने चाहिए, क्योंकि ज्यादा अच्छा रहेंगे तो सेम कंपनी के अंदर फिर प्रॉब्लम होती है कि वो रिपोर्ट, वही वाली बात की इंडिपेंडेंसी का मसला आ जाएगा। Lads who have been with the company for over 9 years must tender re-elect on an annual basis। मतलब 9 साल से एक ही कंपनी के अंदर अगर आप नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर हो तो फिर चेंज नहीं हो रहे, तो क्या पता आपका कोई सेल्फ इंटरेस्ट या कुछ ना कुछ ऐसा कंपनी के अंदर किसी बंदे के साथ है, तो बेटर यह है कि आप एनुअली री इलेक्ट होके आओ। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 2 है। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 2 के अंदर कहा जा रहा है, is the retired from Esther retired from the post of financial director at ABPLC a year ago। एक पर्सन है जो कि एज अ फाइनेंशियल डायरेक्टर काम कर रहा था एक एबीसी कंपनी के अंदर, और 1 साल पहले वो रिटायर हुआ है। द कंपनी विशेज टू रिटायर रिटेन हर एक्सपीरियंस विद इन द कंपनी। कंपनी चाह रही है कि उसका एक्सपीरियंस हम कंपनी के अंदर रिटेन करके रखें, यानी कि उसको अभी भी रखें। Esther wishes to continue her involvement with the company as she owns 8% of share capital of AB। अब उसकी विश भी है कि वो कंपनी के अंदर इन्वॉल्वमेंट करे, क्योंकि उसके 8% ऑफ द शेयर्स हैं। बिकॉज ऑफ दिस मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ AB, one of Esther's close friend has offered Esther a permanent position on the board as non-executive director। A non-executive director, she is be offered a 5% bonus each year। अब उसको एक ऑफर मिली है कि वो एक नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर के तौर पे आए और 5% बोनस भी उसको मिलेगा टारगेट्स के ऊपर। आइडेंटिफाई 5 रीजन दैट इज Esther will not be significantly independent in her role as a non executive director। 5 रीजंस आपने बतानी है कि क्यों वो नॉन एग्जेक्टिव नहीं हो सकती, क्या क्या रीजंस हो सकती हैं। तो पहली बात यह है कि अगर हम देखें तो पहली वो ऊपर काफी टाइम से इसी कंपनी के अंदर ही एम्प्लॉय थी, उसके 8% शेयर होल्डिंग भी है। तो शेयर होल्डिंग होने के साथ फिर उसको नॉन एग्जेक्टिव नहीं रखा जा सकता, प्रॉब्लम आएंगी, वो इंडिपेंडेंट नहीं होगी, वो प्रॉपर से काम नहीं कर पाएगी, और बोनस स्कीम के अंदर भी उसका सेल्फ इंटरेस्ट आएगा। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आपने रिपोर्ट
करनी है। चलें, होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। काइंडली आप लोग चैनल को सब्सक्राइब मस्ट किया करें, मैक्सिमम लोगों को रिकमेंड किया करें। आपके कमेंट्स से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं अगली वीडियो पोस्ट करूं। तो काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि F1 की जो सीरीज़ है वो कंप्लीट करें, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने जो क्लास फेलोज हैं उनके साथ शेयर करें, सो दैट कि मैं कंटिन्यूसली फिर वीडियोस अपलोड करूंगी। तो अगर आप लोग मैक्सिमम लोगों को शेयर करते हैं और ज़्यादा ऑडियंस बनती है, तो आई विल मेक श्योर कि मैं ये वीडियोस कंप्लीट करूं, और अभी मैं फिर MA1 की और MA2 की किट सीरीज भी लेके आऊंगी। ओके बाय, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम रिमेनिंग पार्ट डिस्कस करेंगे।